हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मगध का उत्कर्ष। मगध एक ऐसा महाजनपद के रूप में जाना जाता है जिसे हम पूरे भारत में सबसे बड़े महाजनपद के रूप में मानते हैं, क्योंकि भारत में कुल 16 महाजनपदों में मगध का सबसे पहला महाजनपद एक ऐसा महाजनपद है जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। मगध को सबसे बड़ी और सबसे सर्वशक्तिशाली महाजनपद कहते हैं। आज उसी महाजनपद के बारे में बात करते हैं। आज यह महाजनपद मगध है जो आज बिहार के कुछ पावन धरतियों के नाम से जाना जाता है। मगध की संस्थापक बृहदर्थ को माना जाता है। मगध वंश का संस्थापक बृहदर्थ को माना जाता है। सबसे पहले मगध की स्थापना इन्हीं वंशों ने किया था। और मगध में सबसे पहले इतना उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध वंश इतना ज़्यादा महान और इतना बड़े मगध वंश के रूप में क्यों जाना गया, और बहुत सारे महाजनपदों थी लेकिन मगध ही इतना ज़्यादा बड़े और सबसे उत्कर्षशाली महाजनपद क्यों माना गया, क्योंकि इसके 3 कारण थे। कोई भी देश, राज्य, कोई भी प्रांत अगर कोई बड़े अगर अच्छे खासे अगर ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, उसमें 3 कारण अति आवश्यक होना महत्वपूर्ण आता है। पहला आर्थिक कारण, सेकेंड राजनीतिक कारण, थर्ड ऑफ ऑल भौगोलिक कारण। यदि जिस प्रांत, जिस राज्य या जिस देश को सर्वाधिक ये तीनों कारण मजबूत होंगे, वह सर्वाधिक विकसित केंद्र माना जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मगध वंश का क्रम, यानी किस तरह से मगध वंश का क्रम चला। और मगध वंश के क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश का। हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हर्यक वंश के बाद फिर आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, फिर शिशुनाग वंश के बाद यानी एक वंश का उदय होता है जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश भी बहुत ज़्यादा मगध के लिए उत्कर्ष माना जाता है। और सर्वाधिक उत्कर्ष यदि सबसे ज़्यादा मगध को आगे बढ़ाने वाला और मगध को फैलाने वाला कोई वंश है तो उस वंश का नाम हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के रूप में, क्योंकि मौर्य वंश सर्वशक्तिशाली वंश के रूप में माना जाता है। इसमें बहुत सारे बहुत बड़े बड़े और महान शासक उत्पन्न हुए। चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुए, उसके बाद बहुत सारे बिंदुसार, अशोक जैसे जैसे महान शासक पैदा लिए, जिसके वजह से मगध का उसका सर्वशक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि मगध वंश में सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश यह मगध का सबसे प्रथम वंश के रूप में जाना जाता है। इसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसे हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश में सभी पुत्र ने अपने पिता को हत्या कर यानी कि राज प्राप्त करने का काम किया। क्योंकि सबसे मगध वंश का प्रथम वंश प्रथम राजा बिंबिसार था। और बिंबिसार का पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु। यहाँ देखिएगा, अजातशत्रु के बारे में बताया गया है कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने भी अपने पिता को राज्य के कारण यानी वंश से अपने राज्य लेने के लिए, शासन के कारण, सत्ता अपनाने के लिए वह क्या किया कि बिंबिसार को हत्या कर दिया। तो कहा जाता है, हमारे समाज में कहा जाता है कि जस करनी तस भोग विधाता, यानी जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो इसी प्रकार यानी कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने अपने पिता को मार करके गद्दी को अपनाया। उसी प्रकार बिंबिसार का पुत्र जब मारा तो बिंबिसार के पुत्र को भी यानी अजातशत्रु को भी उसका भी बेटा उदयन ने उसका भी हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया। इसीलिए इसे हम मगध को प्रथम वंश, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जानते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि हर्यक वंश को। हर्यक वंश का प्रथम राजा बिंबिसार था। इसका शासनकाल 544 बीसी से 492 बीसी था। बीसी का मतलब होते हैं बिफोर क्राइस्ट। आप लोग को लग रहा होगा कि सीधे घट रहे हैं, घटने का मतलब नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के पूर्व, जन्म के पूर्व, पहले बात करते हैं हम लोग ईसा के जन्म के पूर्व के, यानी कि बीसी घटता चलता। बीसी का मतलब घटते चलते हैं, बिफोर क्राइस्ट होते हैं यानी कि ईसा के जन्म के पहले की बात करते हैं। तो बिंबिसार जिसका संस्थापक थे, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए। उन्होंने सबसे पहला मगध का राजधानी जो थे उसका राजगिरी बनाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध का राजधानी राजगिरी किसने किया, तो बिंबिसार ने। मगध की राजधानी राजगिरी किसने किया, तो बिंबिसार। उसी राजगिरी को आज हम लोग, उससे पहले राजगिरी से पहले इसको हम गिरिवर्ज कहते थे। ध्यान दीजिएगा, राजगिरी से पहले राजगिरी को हम गिरिवर्ज कहते थे और आज वही राजगिरी आज राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है।
उसके बाद बात कर लेते हैं बिंबिसार ने बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिनका नाम था जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने क्या किया, बुध और अवंती के राजा यानी कि अवंती के राजा प्रसेनजीत को क्या किया, अवंती के राजा के सेवा में क्या किया, भेज दिया। यानी पहला तो जीवक को भेजा गया बुध के साथ, बुध को सेवा करने के लिए, जो बिंबिसार का राजवैद्य था। उसके बाद दूसरा जब था यानी अवंती के राजा, उसको सेवा में भी बिंबिसार भेजा। बिंबिसार युद्ध से बहुत कम सार्थक था, युद्ध बहुत कम क्या करता, सर्वाधिक वो मैत्री संबंध मानता था। शादी कर करके या अन्य वगैरह से लड़ाई के छोड़ करके अन्य हर एक कारणों से वह क्या करता था, अपना संबंधित क्रिया सार्थक करता था, लेकिन युद्ध से बहुत ज्यादा कतराता था। अगला बात करता है कि वह विवाहिक स्थिति, क्योंकि बिंबिसार विवाह का सर्वाधिक शौकीन था, बहुत ज्यादा शौकीन माना जाता है, क्योंकि बिंबिसार सबसे पहले शादी किया था कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला से शादी किया था। सबसे पहले शादी किए थे उन्होंने कौशल की राजा प्रसेनजीत, क्या नाम था, प्रसेनजीत। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार सर्वप्रथम किस वंश के राजा के बहन से शादी किया, तो कौशल यानी कि कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम था कौशला से शादी किया उन्होंने। अब बात करते हैं दूसरा शादी किया वैशाली के राजा रानी चेलेम्मा से बात किया, रानी चेलेना से शादी किया और उसी से उसका पुत्र था अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु किस रानी का पुत्र था, तो रानी चिलेना का। रानी चिलेना कहाँ की रहने वाली थी, वैशाली की रहने वाली थी रानी चिलेना, और उसका पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर वह राजगद्दी पर बैठा 492 बीसी में। तो जैसे ही 492 बीसी में यानी कि राजगद्दी पर बैठता है, वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर राजा भी माना जाता है। अजातशत्रु को कहा जाता है सर्वाधिक शक्तिशाली और क्रूर राजा भी कहते हैं। किसी एग्जाम में पूछा कि कुनिक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अजातशत्रु को ही कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, यानी कि इन्होंने भी अपने किसे जीता। सबसे पहले जिस वंश से यानी जिससे बिंबिसार ने शादी किया था यानी कि वैशाली से, वो सोचो कि अपने नाना को अपने मामा जी से ही युद्ध करने का काम किया, अपने ममहर से ही अपने ममहाल से ही क्या किया, सबसे पहले अजातशत्रु ने युद्ध किया और उसे क्या कर लिया, जीत लिया। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने राजगद्दी पर संभालने के बाद वैशाली को जीता, और वैशाली को जीतने के बाद उन्होंने काशी को जीता, काशी पर भी आक्रमण किया, और जब जहां जहां अजातशत्रु ने आक्रमण किया सभी को पराजित कर, सभी के राजा को पराजित कर इन्होंने जीतने का काम किया। उसके बाद इन्होंने कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संहिति भी किया। ध्यान देगा, कोई जब पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संहिति का यानी सभा का आयोजन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, जिसे हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अजातशत्रु का पुत्र का नाम है उदयन, जिन्होंने, इससे क्वेश्चन एक ही आता है कि पाटलिपुत्र यानी कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो बता सकते हैं उदयन ने। बाबू सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अजातशत्रु जो थे उनका जीवन काल 492 से लेकर करके 460 तक चली, 492 से 460 बीसी तक उनका जीवन काल चला। उसके बाद फिर उदयन ने अपने पिता को हत्या कर करके यानी कि मार कर करके अपने पिता को, और वह पितृहंता वंश में भी शामिल हो गया, और इस वंश में उन्होंने उदयन ने 460 में अपने पिता को हत्या किया और उसी समय उन्होंने गद्दी संभाला, और उनका शासनकाल चला 444 बीसी तक। उदयन का शासनकाल 444 बीसी तक चलते हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र को, सबसे फेमस क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध की क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी किसने बनाया, उदयन ने। या क्वेश्चन पूछ सकता है उदयन ने अपनी राजधानी मगध की राजधानी कहाँ बनाया, तो पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी बनाया। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेंगे शिशु नागवंश की। चलिए, तो हर एक वंश में अभी हम लोग पढ़े कि संस्थापक कौन थे, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते थे। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार को मानते हैं। हर एक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि वह क्रमबद्ध तरीके से पिता को मारता गया। हर एक वंश में प्रथम राजा बिंबिसार था, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद उसका पुत्र उदयन बना।
और उदयन से क्वेश्चन आती है कि मगध की राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र किसने किया? तो उदयन है, जिसको उदयन भी हम लोग नाम से जानते हैं। उदयन भी कहते, किसी से बुक में उदयन भी कहा गया है और किसी किसी बुक में उदयन भी कहा गया। तो हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ की थी? तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी जो की थी वह सबसे पहले राजगिरी थी, जिसे हम गिरिवर्ज के नाम से जानते हैं, और वही गिरिवर्ज आज राजगिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संहिता की थी। कोई जब पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संहिता किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इस प्रकार हर्यक वंश से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हर्यक वंश के बाद शुंग वंश, है ना, सॉरी शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हर्यक वंश के पराजित कर शिशुनाग वंश का प्रथम राजा शिशुनाग बना, जो इसका मंत्री ही था, यानी हर्यक वंश के राजा का ही मंत्री था। वह उसको पराजित कर, अपने राजा को पराजित कर, और शिशुनाग वंश का स्थापना किया शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने इसकी स्थापना करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शिशुनाग पुनः जो उसका पुत्र यानी अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था, उसे हटा कर करके शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली की। अपनी राजधानी कहाँ की? वैशाली की। तो सबसे पहले पूछ सकता है क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का प्रथम राजा कौन था? तो शिशुनाग था, यानी अपने नाम पर ही वंश का नाम रखा शिशुनाग वंश। वह उसके संस्थापक भी कहा जाता है उसे शिशुनाग वंश को। यानी शिशुनाग वंश की राजा शिशुनाग ने अपनी प्रथम राजधानी मगध को वैशाली बनाया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा कर करके इन्होंने वैशाली बनाया, जो क्या किया कि अवंती को मगध में मिला लिया। इन्होंने पहला काम एक किया कि युद्ध कर करके अवंती को क्या किया? मगध में मिला लिया। और अगर मगध में मिलाने के बाद इन्होंने शिशुनाग वंश अपना उसका पुत्र जिसका नाम था कालाशोक, शिशुनाग का पुत्र का नाम था कालाशोक, उन्होंने भी कुछ थोड़ा थोड़ा काम किया, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यदि कहा जाए तो क्वेश्चन आती है कालाशोक के बारे में कि द्वितीय बौद्ध संहिता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु ने किया और द्वितीय बौद्ध संहिता कालाशोक ने किया। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संहिता किनके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसके पिता ने यानी कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी मगध की वैशाली किया था पाटलिपुत्र से हटा करके, लेकिन उसका पुत्र कालाशोक ने पुनः वैशाली से हटा कर करके राजधानी को पाटलिपुत्र कर लिया। यानी पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र किया, जो शिशुनाग का पुत्र था। उन्होंने अंतिम राजा, यानी इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते बट 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आते हैं कि द्वितीय बौद्ध संहिता किसने किया था? तो कालाशोक ने किया था। कालाशोक ने कहाँ राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र ने अपनी राजधानी बनाई थी। अब यहाँ पूछ सकता है यहाँ से कि शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो शिशुनाग के कहा जाता है। और शिशुनाग ने अपनी मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली बनाई थी। कहाँ बनाई थी? वैशाली बनाई थी। इस प्रकार क्वेश्चन हमें यानी रिव्यू कर करके देते रहते हैं, लगातार उलट पुलट करके क्वेश्चन देते रहते हैं। द्वितीय बौद्ध संहिता ने कालाशोक किया था। अब कह सकता है हमें कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए, उतने उपयुक्त काम नहीं किए जिससे क्वेश्चन पूछ सके। यह मात्र इतना तक याद रहेगा कि शिशुनाग का अंतिम शासक कौन थे। तो शिशुनाग का अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन आया था। और शिशुनाग वंश के बाद यानी जितना भी मगध पर वंश आए टोटल शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली वंश थे। इसीलिए 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध थी जो सबसे उत्कर्ष में थी। बात कर लेते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद एक यानी वंश आता जिसका नाम नंद वंश है। क्या नाम है? नंद वंश। इस वंश के शासन काल में भी सर्वाधिक मगध का उत्कर्ष हुआ और इसमें मगध का उत्कर्ष का मुख्य उदय था, यानी कि महान शासक थे। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो जंगल थी, नदियां थी, चारों तरफ से घिरा हुआ था। भौगोलिक प्राकृतिक वातावरण से चारों तरफ से प्राकृतिक संपदा यानी प्राकृतिक के संसाधनों से घिरा पड़ा था। इसके कारण हमारा मगध इतना उत्कर्ष राज्य के रूप में गिना गया। तो मगध